नमस्कार, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पंकज की रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं दिव्यानी श्रीवास्तव, जो देश की जुझारू युवा पत्रकार हैं। इससे पहले उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में काम किया है, उसके बाद ANI और द क्वीन जैसे जाने माने मीडिया हाउसेज में भी काम किया है। आज हम उनसे बात करेंगे बिहार चुनाव और मीडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर, और जिस तरह से आज के डेट में आम जनता के बीच में मीडिया के बारे में जिस तरह से एक मीडिया के ऊपर जो विश्वास है कम हुआ है आम जनता के बीच में, उन तमाम सारे सवालों के ऊपर हम बात करेंगे। आज आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला हमारा सवाल है कि मीडिया की जो भूमिका है, खास करके बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें आप किस तरह से देखिए, ये तो हर जगह ही रहा है कि मीडिया की जो भूमिका होती है किसी भी चुनाव में बहुत अहम रहती है। मीडिया एक तरह से नैरेटिव सेट करने में, वहाँ का मूड बताने में, जताने में, जनता के जो मुद्दे उठाने में मीडिया का जो योगदान रहता है वो तो आज से नहीं कई सालों से रहा है। अब बात जो है वो आज के मीडिया पे, जो आपने कहा था कि मीडिया में भ्रष्टाचार बढ़ गया है या फिर मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया वो बहुत जगह नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे समय में अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम और आप बैठ के चर्चा करें कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ जाए, वहाँ के मुद्दे उठाए, वहाँ के लोगों से बातचीत करे, या तो दूसरा ये है कि जो सोशल मीडिया की वजह से आजकल आप देख रहे होंगे बहुत से लोग मोबाइल जर्नलिज्म पे आ गए हैं, जिसे मोजो कहते हैं, कि कहीं से भी वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डाल दिया और वो बात बड़े बड़े हाउसेस तक पहुंच गई। जहाँ तक हमें पता है कि 2016 में आपने शुरुआत की थी अपने कैरियर की, ठीक है। तो मोदी सरकार के 2 साल के बाद आने के बाद आपने शुरुआत की थी। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के आने से पहले मीडिया की स्थिति इतनी गिरी हुई नहीं थी। तो आप कैसे देखते हैं कि 2016 से और आज के रेट में क्या अंतर है? देखिए, अगर हम कहना चाहें कि सरकार ने मीडिया पे दबाव बनाया है, तो इस पे कई सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं कि सरकार किस तरह से मीडिया को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से दबाव डालती है। ये अलग अलग न्यूज़ चैनल के, अलग अलग पत्रकारों के, अलग अलग लोगों की, आम जनता के भी इस पे काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की राय है। पर अगर आप देखें कि जो पत्रकारिता का जो ग्राउंड रूल है वो आज भी इसी बात पे टिका हुआ है कि जनता की बात लोगों तक पहुंचाना। और वो लोग इस तरह से आज भी कुछ पत्रकार हैं जो अपनी रिपोर्टिंग पे, अपने तरह के जर्नलिज्म पे अटल हैं, उन्हें कोई हिला नहीं पाया। उनके जर्नलिज्म के एथिक्स आज भी वही हैं, चाहे वो कोई जाना माना रिपोर्टर हो, कोई बड़ा जाना माना पत्रकार हो, या कोई आने वाला पत्रकार हो, युवा पत्रकार हो, वो आज भी चुनाव के समय में या किसी भी और समय में ग्राउंड पे निकल पड़ते हैं। आप देखेंगे इतने सारे जो माइग्रेंट वर्कर के इश्यूज हैं, ये कितने ही पत्रकारों ने उठाए हैं, कितने जो पत्रकार हैं जो बस निकल पड़े घर से कि चलो देख के आते हैं बॉर्डर पे क्या हाल है, फिर चले गए आगे और बढ़ गए। तो फिर ऐसे ही पत्रकारों की वजह से, ऐसे ही लोग जो अपनी पत्रकारिता की नींव इस लोगों के मुद्दे उठाने पे जिनकी टिकी है, वो उन्हीं की वजह से पत्रकारिता का भविष्य भी है, और उसी की वजह से पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है वो भी इसी वजह से। ये आपको याद होगा कि MJ अकबर मोदी सरकार के मंत्री थे और उनके ऊपर मीटू मूवमेंट भी चला था। और ये आज भी कहा जाता है कि मीडिया हाउसेज में महिलाओं का जिस तरह से कास्टिंग काउच है, उस तरह से मीडिया में भी इस तरह से चीज़ें हैं। और आप भी एक महिला हैं, तो उस नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, हर जगह जो एक महिलाओं के ऊपर जो शोषण होता आया है हर इंडस्ट्री में, वो हर तौर पे निंदनीय तो है ही। हर जगह इसके बहुत कमिटीज हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एक हैरेसमेंट सेल बने, ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि महिलाओं पे जब अगर किसी पे आरोप लगाएं तो उसकी जांच की जाए पूरे तरीके से, एकदम निष्पक्ष तरीके से, बाहर की कमेटी बिठाई जाए, इसकी जांच करी जाए। तो इसका इलाज यही है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं। अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसको तत्काल उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस है उससे वहां से बर्खास्त करना चाहिए और सजा दिलवानी चाहिए। तो ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि ऐसा नहीं होता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई तो है, और ये हर इंडस्ट्री की सच्चाई है। आप एक्टिंग ले लीजिए, जर्नलिज्म ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, यहाँ की सरकारी नौकरी भी ले लीजिए, हर जगह होता आया है। तो उसका इलाज बस मेरे हिसाब से इतना ही है कि आप
कमेटी बनाएं और अगर दोषी पाए जाए बिहार तो चुनाव पे, तो बिहार चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन सा गठबंधन जीत की ओर अग्रसर है? क्योंकि वहाँ पे बीजेपी और नीतीश कुमार जैसे जूझे हुए मजे हुए खिलाड़ी हैं, और एक तरफ महागठबंधन में लालू यादव के 2 बेटे हैं, जो कि नीतीश जी के कंधे पे सवार होकर 2015 का विधानसभा चुनाव जीते और उप मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, बिहार आपको की क्या लगता है हालत बिहार जो चुनाव? है, नीतीश बाबू, मुझे लगता है 1.5 दशक से तो नीतीश बाबू की सरकार चल ही रही है। जी जी, 15 साल 15 साल, 1.5 दशक हो गया, 15 साल जी। से नीतीश बाबू की सरकार चल रही है। अब बिहार के जो मुद्दे हैं, जो जमीनी स्तर पे मुद्दे हैं, बाढ़ के समय में जो परेशानियां होती हैं, किसान को जो समस्याएं हैं, एजुकेशन का जो मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का जो मामला है, ये सारी चीजें जो हैं, ये मुद्दे अभी भी बिहार में बहुत अच्छे से एड्रेस नहीं किए गए हैं। अगर देखें तो बहुत अच्छे से, क्या ये भी ये कह लेना चाहिए कि देखा जाए तो एड्रेस किया ही नहीं गया है इससे ढंग से। आप पटना के एम्स अस्पताल की ही हालत देख लीजिए। तो अब बिहार को इस समय एक ऐसी सरकार की या ऐसे नेता की जरूरत है जो लोगों के इश्यूज को बस समझे ही नहीं, पर उनको हल करने की, उनको एड्रेस करने कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आ सकते हैं? जैसे कि दिल्ली चुनाव में शाहीन बाग CA/NRC एक बड़ा मुद्दा बना था, और एक तरफ केजरीवाल की सरकार बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेकर उतरी थी, शिक्षा। तो बिहार में आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे जो होंगे जो चुनाव में असर डालेंगे? मुझे लगता है कि अब इस कोरोना वायरस के चलते जो वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत का पता चला है सबको, जो कि अब नेशनल मीडिया में भी काफी कवरेज हुआ है, मुझे लगता है हेल्थ वाला जो मुद्दा है वो इस बार बिहार मुख्य चुनाव रहना चाहिए, में हर पार्टी महिलाओं की जो भूमिका है, क्योंकि महिलाओं को 50% लोकल बॉडीज इलेक्शंस में भी नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया है, और बाकी जगहों पे भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। नीतीश कुमार पहला बिहार राज्य है जहाँ पे फुल फ्लेज रिजर्वेशन महिलाओं का लागू किया गया। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो कितना असरकार है? देखिए, अगर महिलाएं आएंगी तो ये बात तो जाहिर है कि उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो महिलाओं के मुद्दे जोर शोर से उठाएं। और इसमें मुद्दा चाहे एजुकेशन का हो, चाहे एजुकेशन में आरक्षण का हो, चाहे उनकी सिक्योरिटी का हो, ये सब मुद्दे उठाने की बात तो महिला जो कैंडिडेट होंगी उनसे ज्यादा होंगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आज की डेट में मीडिया के ऊपर जो सवाल उठते हैं कि ये खास करके चुनाव में, कि ये पेड न्यूज है, मीडिया मैनेजमेंट है। तो जो पेड न्यूज और मीडिया मैनेजमेंट करने में जो नेता सफल रहा वो चुनाव जीत सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप चुनाव में जीत दिलाने में कितना असरकारक मानती हैं? अगर कोई जर्नलिस्ट ग्राउंड पे जाके आपको दिखा रहा है कि कोई पार्टी जीत रही है या कोई पार्टी हार रही है, या 10 लोग उस पार्टी के हक में बोल रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो तो जनता का मूड है, अगर कोई ग्राउंड से दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम और आप किसी दूर दराज जगह में बैठ के कहें कि ये पेड न्यूज है, तो इस बात में तो सच्चाई नहीं है। जी। अगर कोई आप देख रहे हैं ग्राउंड से आदमी बात कर रहा है 100 लोगों से और वो आपको दिखा रहा है, तो मूड हो गया। अब बात आती है कि ये मीडिया बिका हुआ है या जो पेड न्यूज है। तो इसमें देखिए कि ये वाली जो करप्शन का मामला है, ये तो आजकल हर इंडस्ट्री में करप्शन है। तो ऐसा ये कह नहीं सकते कि मीडिया में करप्शन नहीं है, बिल्कुल होता होगा, जाहिर है होता ही आया है। आप देख लीजिए, मेडिकल इंडस्ट्री में करप्शन है, सरकारों में करप्शन है। करप्शन का जो मुद्दा है वो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में खत्म कर सकें। करप्ट एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फेटर्निटी के लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन या फेटर्निटी करप्ट नहीं हो जाती है इससे। आज भी आप देखिए, बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, बहुत पत्रकार हैं जो आज भी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, आज भी बहुत लोगों के बीच जाके उनकी मांगे दिखा रहे हैं, उनके मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अंत में पत्रकारिता जो है वो इसी बात पे चलती है कि जो ग्राउंड रियलिटी है सवाल उसको मेरा आपसे ये जाए। होगा कि आज डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया चुनाव में क्या अहम अपना रोल प्ले
कर सकता है? क्योंकि बिहार एक पिछड़ा इलाका है जहाँ पे मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो वर्चुअल रैली बीजेपी भी कर रही है, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं, तो आपको कितना लगता है कि कितना असरकारक होगा? डिजिटल सोशल मीडिया जो है वो आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो बिहार चुनाव की पल पल की खबर हमें और आपको दिल्ली में बैठे भी मिल सकती है और हर जगह मिल रही है। सोशल मीडिया का किसी भी चुनाव में बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। तो डिजिटल मीडिया का रोल ये आज मुझे लगता है इस समय ज़्यादा रहेगा कि अगर लोगों को अपने मुद्दे मसले सरकारों तक पहुंचाने हैं तो वो अपने वीडियो या ट्वीट के जरिए बता सकते हैं। और अगर पार्टियां सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं अपनी रैली करने के लिए, तो मुझे लगता है मेरी समझ से उन्हें सोशल मीडिया से के जरिए से अगर लोगों तक वो मदद पहुंचा पाती हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं तो ये जाहिर हो जाएगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी फायदे, पार्टी के फायदे के लिए हो रहा है। आप मीडिया में 2016 में आई, इंडिया टुडे ग्रुप को ज्वाइन किया, एएनआई में काम किया, क्विंट में काम किया, अभी भी आप कार्यरत हैं। तो आने वाले दिनों में आप अपने आप को मीडिया के क्षेत्र में कहाँ देखना चाहेंगे? एक व्यक्तिगत सवाल है लेकिन मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं चाहूँगी आने वाले समय में कि लोगों के मुद्दे जो हैं वो ला पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात रख पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने, ताकि उनके समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। बस इतना ही चाहूँगी पत्रकार के तौर पे। जी। मीडिया में अगर आप किसी बड़े ओहदे पे आती हैं, मीडिया हाउसेज में, या आपको मौका मिलता है कि आप अपना खुद का मीडिया हाउसेज खोलें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? पहुँचूँ तो मेरा पहला जो काम होगा, जो भी शायद हर अच्छे पत्रकार का या नामी पत्रकार का काम होता है, कि अपने रिपोर्टर की खबरें जो हैं उनको आगे लाया जाए। बाकी खबरें तो जो सूत्रों के हवाले से या जो रिपोर्टर्स के हवाले से खबर आती है उनको मैं ज़्यादा सामने ला पाऊँ और उन खबरों को अच्छे से ट्रेस कर पाएँ, ताकि हम उनकी तह तक पहुँच पाएँ उन इश्यूज़ की। बस यही रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ दिव्यानी श्रीवास्तव, जो कि देश की जुझारू युवा पत्रकार हैं और आने वाले दिनों में देश को इस तरह के जुझारू युवा पत्रकारों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया का जिस तरह से विश्वसनीयता गिरता जा रहा है आज समाज में, और कहा यह जा रहा है कि जिस पार्टी की सरकार आती है मीडिया उसके हाथों बिक जाता है। पहले रिपोर्टर हुआ करते थे, अब एंकर हो गए हैं। रिपोर्टिंग को स्टूडियो में बदल दिया गया है। रवीश कुमार कह रहे हैं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए। तो देखना ये होगा कि क्या इस तरह के जुझारू युवा पत्रकार आने वाले दिनों में भारत की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक, उसको कितना बचा पाने में सफल होते हैं। इसी तरह के तमाम युवा चेहरे को हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप ज़रूर